नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये परीक्षा मंथन का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में हम लोग देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2019-20 की मुख्य बातें। दोस्तों, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आर्थिक समीक्षा पढ़ने में भी बोरिंग होता है और समझने में भी बोरिंग होता है, इसीलिए सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम वो बोरिंग वाली बातें आपको नहीं बताने वाले हैं। हम वही बात आपको बताने वाले हैं जहां से आयोग हर साल क्वेश्चन को उठाता है और आपके प्रश्न पत्र में डालता है। और दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, जिस तरीके से समय का बदलाव बदलते जा रहा है, आयोग का पैटर्न बदलते जा रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्थिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हैं इस एग्जाम के, क्योंकि उनसे पूछिए जिनका इस बार सिर्फ 96 नंबर रह गया और जिनका लास्ट एज था, पूछिए उनसे क्या हुआ होगा, उनके साथ क्या बीतता होगा। यानी कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इसको जो है बेहतरीन तरीके से कुछ नहीं करना, बस बैठ के सुनना है और जो पार्ट मैं बताऊं ये इंपॉर्टेंट है उसको आपको कॉपी में लिख लेना है। अगर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है या परेशानी होती है या आलस्य होता तो कोई बात नहीं, हमारी वीडियो 2-3 बार आप सुन लीजिए, ऑलरेडी आपके दिमाग में याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बता दूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाला बटन क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहेगा। चलिए, आज का जो पहला न्यूज है वो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती एक समीक्षा है। आइए जानते हैं ये है क्या। समीक्षा में कहा गया कि 2019 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे हो गए और यह चर्चा का विषय बन चुका है। ध्यान रखिएगा, 2019 में और अभी जो चल रहा है 2020 चल रहा है, ध्यान रखिएगा इसके 50 वर्ष जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ पूरा हो गया है, तो इसलिए चर्चा में है, तो थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1969, अब ये पॉइंट भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1969 को जिस रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उस हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकी। इसके कुछ तथ्य को अभी हम समझाएंगे आपको, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट हो गया कि 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 1, 50 वर्ष पूरा हो गया। 2, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कहा जा रहा है इस न्यूज में कि जिस रफ्तार से 1969 से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंकिंग क्षेत्र में विकसित नहीं हो सके उस हिसाब से। इसके आखिर कारण क्या थे, आइए एक एक कारण को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहला कारण जो था वो भारत का केवल एक बैंक विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है, सिर्फ एक बैंक है। यह स्थिति भारत के उन देशों की श्रेणी में ले जाती है जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत के मुकाबला कई गुना कम है, जैसे कि फिनलैंड की, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत की अर्थव्यवस्था का 1/11वां भाग है, एवं डेनमार्क का 1/8वां भाग है। फिर भी देश की स्थिति इस हालात में है कि सिर्फ एक ही बैंक है जो दुनिया के 100 बैंकों में अपना एक स्थान रखती है, भारत का। सोच लीजिए किस स्तर पे हम आके पहुंचे हुए हैं। चलिए, समीक्षा में रेखांकित किया गया कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि सशक्त बैंकिंग क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। यह कहा जा रहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ में बैंकिंग क्षेत्र का भी सशक्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि चूंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी जो है 70% है, इसीलिए अर्थव्यवस्था का सहारा देने में इनकी जिम्मेदारी बड़ी है। और इस दृष्टि में जो है कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये कि जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसमें सार्वजनिक बैंक के जो हिस्सेदारी है वो 70% है। ध्यान रखिएगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो 70% है। इसलिए अर्थव्यवस्था को सहारा देने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके लिए कुछ प्रमुख बिंदु जो है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए, इनके महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसको देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रदर्शन के पैमाने पर अपने समकक्ष समूहों की तुलना में उतने सक्षम नहीं है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक का प्रदर्शन है जिस पैमाने पे करना चाहिए उस हिसाब से ये उसके समकक्ष जो है इसकी तुलना में सक्षम ही नहीं होते हैं। दूसरा जो है 2019 की सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में औसतन प्रति 1 रुपए के निवेश पे
पैसे का इसमें घटा हुआ है, जबकि गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की औसत प्रति रुपया में देखा जाए तो 23 पैसे का घटा लगा है, जबकि अगर गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देखा जाए तो 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ है। तो देखिए यहां पे जो कुछ कुछ पॉइंट जो मैं बताता हूं ना, बस इसको सुनना है, दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा चल रहा है, अगर दिमाग पे प्रेशर दीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस सुनना है, बस ध्यान से सुनना, 2-3 बार आप सुन लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा विजन। चलिए अब देखिए यहां पे क्या आपको मैंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पे 23 पैसे का घटा हो रहा है, और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो कि गैर सार्वजनिक है उसमें 9.6 पैसे का मुनाफा हो रहा है। अब पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण वृद्धि जो है गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी कम रही है। जो ऋण की वृद्धि हुई है वो काफी कम रही है गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक सक्षम बनाने के उपाय। कैसे इसको अधिक सक्षम बनाया जाए, इसके लिए कुछ उपाय जो है उसको समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर में कर्मचारियों के लिए हिस्सेदारी की योजना बनाई जाए। सबसे पहली, अगर इसको सक्षम बनाना है, इसको डेवलप करना है, तो सबसे पहले जो है इसके कर्मचारी जो हैं उसके लिए जो है हिस्सेदारी मतलब शेयर जो है उसके हिस्सेदारी की एक योजना बनाई जाए। एक दूसरी पॉइंट जो है बैंकों के बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। जो बैंक का बोर्ड होता है उसमें जो कर्मचारी हैं उसके प्रतिनिधित्व को जो है बढ़ाना जरूरी है, तथा उन्हें बैंकों के शेयर धारकों के अनुसार जो है वित्तीय प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। यानी कि सबसे पहला जो है कि इनका प्रतिनिधित्व जो है कर्मचारियों को बढ़ाया जाए बोर्ड में, बैंक के बोर्ड में, और इनके शेयर धारकों में इनके अनुसार से इन्हें प्रोत्साहन भी देना जरूरी है, तभी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटीएन जैसी व्यवस्था करना ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उपलब्ध आंकड़े का संकलन किया जा सके और बैंक से कर्ज लेने वाले को बेहतर निगरानी रखने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। कहने का मतलब यह कि जिस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उपलब्ध आंकड़े का संकलन किया जा सके और साथ साथ में जो बैंक से कर्ज लेने वाले हैं उन पर बेहतरीन निगरानी रखा जा सके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा डेवलप करने का मतलब है, यानी कि रोबोटिक सिस्टम के दरमियान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वही होता है, मतलब क्या है, एक कृत्रिम दिमाग जो इंसान के अंदर भगवान का दिया हुआ दिमाग है, वही चीज जो है साइंटिस्ट बना के किसी भी मशीन के अंदर डाल दिया जाए, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा होगा। और इसी जो है जो मशीन लर्निंग के तरह जो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर अपने देश को डेवलप करना है, अपने देश को गरीबी से बाहर निकालना है, अपने देश को सक्षम बनाना है, अपने देश को शिक्षित बनाना है, तो यानी कि हर जगह अगर डेवलप करना है तो साइंस टेक्नोलॉजी को डालना ही पड़ेगा। बिना मशीन के, बिना साइंस टेक्नोलॉजी के संभव कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये क्या है, थालीनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट से इसके वर्ड को पकड़िए। थालीनॉमिक्स ये क्या है, भारत में भोजन की थाली की अर्थव्यवस्था क्या है, इसको पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में थाली के लिए आम व्यक्ति के द्वारा कितना भुगतान किया जाता है, इसे परिणामित करने का एक जो है प्रयास किया गया है कि पूरे भारत में, अगर पूरे भारत को लिया जाए तो एक आम आदमी को देखा जाए, एक आम आदमी जो सबसे, अगर देखा जाए तो समाज के सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है कितना भुगतान किया जाता है, इसको जो है एक प्रयास किया गया, इसे दिखाने का कोशिश किया गया। 2015-16 के आंकड़ा को देखते हैं। वह वर्ष माना जा सकता कि खाद्यान्न मूल्यों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ था 2015-16 में। अब नेक्स्ट जो है पूरे भारत के चारों क्षेत्रों में हम देखते हैं कि 2015-16 से शाकाहारी थाली के मूल्यों में काफी कमी आई है, यानी शाकाहारी भोजन में काफी कमी आई है। हालांकि मूल्य में 2019-20 में वृद्धि हुई, यानी शाकाहारी भोजन और एक होता मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन मतलब क्या है कि आप जो है मीट, मुर्गा, मांस जो खाते हैं उसी को कहते हैं। शाकाहारी का मतलब होता है शुद्ध जो है भोजन करना, यानी कि सब्जियों का सेवन करना हुआ, दाल रोटी वगैरह, ये हुआ शाकाहारी। तो इसको अगर देखा जाए तो शाकाहारी भोजन में कमी आई है, जबकि मांसाहारी भोजन में जो है इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि आई है। नेक्स्ट जो है 2015-16 के बाद, 2015-16 के बाद की कहानी, ये 2019 का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं थोड़ा सा बैक जाके, यानी 2015-16 से बता रहे हैं। 15-16 के बाद शाकाहारी थाली के मामले में खाद्यान्न मूल्यों में कमी होने से औसत परिवार की जो लगभग
लगभग 11,000 रुपए का लाभ हुआ है। जो परिवार औसतन 2 मांसाहारी थाली खाता है उसे जो है समान अवधि के दौरान लगभग 12,000 रुपए का लाभ हुआ है। कहने का मतलब यह कि 2015-16 के बाद अगर देखा जाए तो शाकाहारी थाली जो था, जिसमें शाकाहारी भोजन परोसा जाता था, उसके खाद्यान्न मूल्य में कमी होने से औसत परिवार, इसके जो खाद्यान्न मूल्य है इसमें कमी हो गई, और कमी हो गई खाद्यान्न जो शाकाहारी भोजन में, तो इनसे क्या हुआ कि औसत परिवार का जो औसत परिवार है उसका औसतन लगभग जो है 11,000 रुपए का लाभ होता है। और वहीं पे अगर जो परिवार औसतन मांसाहारी थाली खाता है उसे जो है समान अवधि के दौरान लगभग 12,000 रुपए का लाभ हुआ है। एक का 11,000 और दूसरे का 12,000। 11,000 जो शाकाहारी थाली खा रहा है और 12,000 जो मांसाहारी थाली खा रहा है। बस इसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना है। 2006 और 7 में 2019-20 ध्यान रखिएगा, 2006 से शुरू कीजिए और 2020 तक पहुंचते हैं, तक शाकाहारी थाली की वहनीयता 29% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 29% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और मांसाहारी थाली में वहनीयता जो है 18% की बेहतर हुई है, यानी 18% की हुई है। यानी शाकाहारी भोजन में 29% की वृद्धि हुई है और मांसाहारी में जो है सिर्फ 18% की वृद्धि हुई है। तो जिसकी ज्यादा वृद्धि होगी उसमें खर्च भी ज्यादा होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, मूल्य और मुद्रास्फीति। इसको थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। आर्थिक समीक्षा दोस्तों मैं अभी भी आपको बता रहा हूं और शुरू से ही बता जा रहा हूं, आर्थिक समीक्षा इसको नजरअंदाज प्लीज मत कीजिए। 2019-20 की जो मुख्य बातें हैं वही बातें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जहां पे आयोग क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन जो भी आएगा आर्थिक समीक्षा से यहीं से निकल के आएगा। यकीन नहीं है तो एक बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देखिए, उसके बाद बाहर निकलिएगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बिलीव करके इसको जितना ज्यादा बार हो सके देखने की कोशिश कीजिए। मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां क्या है इसको समझते हैं। चलिए थोड़ा सा बैक होते हैं। 2014 के बाद में मुद्रास्फीति नियंत्रण रही है। अगर 2014 देखा जाए तो उसके बाद में मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखा गया है, जबकि 2014 से पहले नियंत्रण नहीं रखा गया। यानी कि मूल्य में ध्यान रखिएगा, यहां पे जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण रही है। अब नेक्स्ट जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, मुद्रास्फीति 2018-19 में 3.7% से बढ़कर 2019-20 में 4.1% हो गई। यानी कि मुद्रास्फीति को अगर देखा जाए तो क्या है, 2018-19 में 3.7% से बढ़कर जो हो गया 2019-20 में 4.1% हो गया। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जो था 3.7 था और अब जो हो गया 4.1 हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। अब थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2018-19 अप्रैल से दिसंबर 2018 तक 4.7% से गिरकर 2019-20 में 1.5% हो गई। यानी कि थोक मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति 2018-19 में 4.7% से ये गिरकर 2019-20 में 1.5% हो गई। थोड़ा सा ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते जाइएगा और खुद ही याद हो जाएगा। सीपीआई यानी कि मिश्रित मुद्रास्फीति के चालक, इसको क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 2018-19 के दौरान प्रमुख चालक जो है मिले जुले समूह थे। 2018 और 19 में जो है मिले जुले समूह थे। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसको समझाना भी जरूरी मैं नहीं समझता हूं और आपको समझना भी नहीं, ताकि फिर ऐसा ना हो जाए कि आपको जो है ये बोरिंग लगना शुरू हो जाए आर्थिक समीक्षा। इसीलिए बस इतना ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट है बस उस पर जोर दिए जा रहा हूं, उसको अंडरलाइन किए हुए मैं जा रहा हूं, आप भी उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पे। 2019-20 के दौरान अप्रैल से दिसंबर, ध्यान रखिएगा 19-20 अप्रैल से दिसंबर तक खाद्य और पेय पदार्थों में प्रमुख योगदान रहा। मतलब क्या, खाने के पदार्थों में और पीने के पदार्थों में जो था उसमें जो है प्रमुख योगदान रहा 2019-20 में। खाद्य और पेय पदार्थों में कम आधार का प्रभाव और उत्पादन के अड़चनों जैसे और समय वर्षा के कारण जो है सब्जियों और दाल के दाम में बहुत अधिक रहे। मतलब क्या हुआ कि असमय वर्षा हुआ जिसकी वजह से सब्जी और दाल की कीमत जो है वृद्धि हुई है। खाद्यान्न और जो है पेय पदार्थों में जो है ये वृद्धि हुई असमय, और असमय वर्षा होने का मतलब सीधा क्या, थोड़ा सा साइंस टेक से इसको हल्का सा कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ये सीधे साइंस टेक में चला जाएगा जो कि ग्लोबल वार्मिंग इसका जिम्मेदार होगा। जो कि असमय वर्षा होने की वजह से क्या होता है कि जो प्याज की कीमत 10 रुपए 20 रुपए केजी होनी चाहिए वो प्याज की कीमत 100 रुपए केजी हो जाता है, क्योंकि किसान जब उसे उखाड़ने की कोशिश करता है, जब उस समय हो जाता, पक के तैयार हो जाती फसल, उसी टाइम में बारिश आ जाती है। बारिश आने के बाद में उस फसल को जो है कूड़ा बना के रख देता है असमय वर्षा, जिसकी वजह से क्या होता है बाजार में उस वस्तु की कीमत
उस अन्न की कीमत, उस अनाज की कीमत, उस सब्जी दाल की कीमत जो होता है वो लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अगर रियल में गहराई में जाकर देखने की कोशिश कीजिए तो, और जिसका असर जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, हमारी देश पे पड़ता है, हमारे देश में रहने वाले लोगों पे पड़ता है, और उससे ज्यादा जो है जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो सबसे नीचे पायदान पे खड़े हैं, उन पे और ज्यादा असर पड़ता है। क्लियर? अब दालों के लिए वॉकमैन अनुभव, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है। पिछली विपणन अवधि में देखें गए मूल्यों पर किसानों ने अपने नए बीज को जो है बोने का फैसला किया। अब जिस तरीके से स्थिति बदलते गया, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि संख्या बढ़ती जा रही है, जमीन की जो क्षेत्र है वो घटते जा रही है। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा ना। जैसे से आप 2 लोग थे तो उस समय आपके घर में चार रूम थी, अब आप 4 लोग हो गए। अब घर की जो है आपकी रूम में हिस्से कितने पड़ेंगे? एक एक पड़ेंगे। उसी तरह जब 8 हो जाएगा तो आधे आधे पड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या होगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जमीन का स्तर जो धीरे धीरे सीमित होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे सीमित होने के कारण जो हम सीड्स का उपयोग करते हैं, जो बीज का उपयोग करते हैं, उस बीज से हम सारे लोगों को जो है थाली में भोजन नहीं परोस सकते हैं। इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, नए नए किस्म के बीज का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे पैदावार अच्छी हो सके, जिसमें कम से कम कीटाणु लग सके, जिसकी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो सके जिससे कि अनाज कम बर्बाद हो सके, और जो है इससे कारण क्या है, हम गरीबी को भी दूर कर सके और ज्यादातर लोगों के थाली में भोजन को परोसा जा सके। नेक्स्ट है किसानों की रक्षा के लिए किए गए उपायों में, जैसे मूल्य में स्थिरीकरण कोष, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीद को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता। ऐसे कंडीशन में जब स्थिति खराब हो रही है तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों के अंतर्गत जो खरीदा जाता है उसको जो है बनाने आवश्यक रखना जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि स्थिति जो खराब हो गई, जब किसानों की स्थिति खराब हो गई तो उसके मूल्य जो है सो और ज्यादा बढ़ा दिए, जिसके कारण क्या है, किसान को खुद ही अपने अनाज खरीदने पड़े और उसके लिए जो है साहूकार से पैसा लेने पड़े। और जब पैदावार ज्यादा हो गई तो बिचौलिया आके उसकी पैदावार में जो ज्यादा होने की वजह से उसकी कीमत घट गए, जिसके कारण जो है सारी कंडीशन में बिचौलियों को ही फायदा हो रहा है, किसानों को नहीं। तो इसके लिए सरकार को जो है अपने समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको जो है एक प्रभावी रूप से बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है थोक और खुदरा मूल्य के बीच में क्या अंतर है। थोक और खुदरा मूल्य, इसके बीच में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 2014 से लेकर 19 के बीच में, फिर से आंकड़ा थोड़ा सा पीछे से करके इसलिए देते हैं ताकि आपके दिमाग में याद भी रह सके। 2014 से लेकर 19 के बीच में देश में 4 महानगरों में आवश्यक कृषि वस्तुओं की निगरानी की गई। 2014 से 19 के बीच में, यानी 5 सालों में। अब इसमें क्या क्या की गई इसको समझिए। प्याज और टमाटर जैसे सब्जियों के लिए उच्च स्तर की विसंगतियां, जैसे कि बिचौलियों की मौजूदगी और लेन देन में अधिक मूल्यों के कारण होगा। मतलब क्या, अभी मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि बिचौलिया के कारण ही, जब किसान की पैदावार कम जाती है तब भी बिचौलिया आते हैं। और इनकी वजह से क्या, जब ये बाजार में अपने ही जिस गेहूं को बोते थे, अगर खेती किसी तरीके से गड़बड़ हो गई, असमय वर्षा हो गई, ओले पड़ गए जिसके कारण बर्बाद हो गए, तो यही जब बाहर बाजार से, मार्केट से जब ये गेहूं को खरीदते हैं तो ज्यादा मूल्य में खरीदना पड़ता, और जब इनकी पैदावार अच्छी हो जाती है तो इनको खरीदने के लिए फिर से बिचौलिया बीच में आ जाते हैं और इनकी पैदावार जो है औने पौने दाम में खरीदा जाता है। यानी कि हर स्थिति में किसानों की जो है दुर्गति ही होती है। इसके लिए सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कीमतों में स्थिरता। ये कीमतों में स्थिरता है क्या, इसको समझिए। 2009 और 14 की अवधि की तुलना में 2014-15 की अवधि में कुछ दालों को छोड़कर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव में कमी आई है। अगर कुछ दाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जो भी वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं थी, उनके उतार चढ़ाव में जो है कमी आई है। कम उतार चढ़ाव के बेहतर विपणन चैनल, भंडार सुविधा, कारगर एमएसपी मूल्यों की प्रणाली का संकेतक हो सकता है। यानी कि जो कम उतार चढ़ाव जो हुआ है खाद्य वस्तुओं को, इसके कारण क्या है, सीधे से बात है कि यहां पे भंडारण की सुविधा जो होगी कारगर होगी, उसके साथ साथ में एमएसपी प्रणाली की मौजूदगी जो होगी ये भी अच्छे तरीके से दिया होगा, जिसकी वजह से जो है इनके खाद्यान्न वस्तुओं के उतार चढ़ाव बेहतर हुए होंगे, मतलब क्या, कम हुए होंगे। क्षेत्रीय अंतर, इसको थोड़ा सा समझिए। सीपीआई की महंगाई में राज्यों के बीच अंतर रहा होगा। सीपीआई की जो महंगाई हुई है उसमें क्या है, राज्यों के बीच अंतर रहा होगा। यह वित्त वर्ष 2019-20 यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के आंकड़े में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है 0.04% से लेकर 8.1% तक के बीच ये रही है सीपीआईसी महंगाई का दर।
अब नेक्स्ट जो है, अधिकतर राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआईसी महंगाई शहरी क्षेत्रों में सीपीआईसी महंगाई से कम रही है। यानी कि अधिकतर राज्यों में अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में सीपीआईसी महंगाई है वो शहरी क्षेत्र के सीपीआईसी महंगाई से कम रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में ज्यादा रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कम रही है। बस इसको थोड़ा सा समझना है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, क्लास चल रही है, इसको बस पकड़ लीजिएगा। कुछ पॉइंट जो है अगर नोट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि नोट्स किया हुआ जो चीज आप हाथों से लिखते हैं उसका कनेक्शन सीधे माइंड से होता है। अगर एक बार भी आप लिख लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा माइंड में। शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति में भी राज्यों में अधिक अंतर रहा है। अगर मुद्रास्फीति में देखा जाए तो जो शहरी में थे और जो ग्रामीण मुद्रास्फीति थी उसमें भी कहीं न कहीं अंतर रहा है। अब सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, इसको तो जानना बेहद ही जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत एक अच्छे तरीके से बनाए गए कार्यक्रम के माध्यम से एसडीजी क्रियान्वयन के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसको जानिए। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को एसडीजी कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, अब कंफ्यूजन मत होइएगा। इसमें जो है सतत रूप से आगे बढ़ रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस तरीके से असमय वर्षा हो रही है, किसानों की दुर्गति हो रही है और कीमत जो है दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रही खाद्य पदार्थों की, तो इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं क्या है, जलवायु परिवर्तन ही जिम्मेदार है। अब एसडीजी भारत में सूचकांक में राज्यों की स्थिति क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़, ये सब जो है अग्रणीय है, सबसे आगे है। और सबसे पीछे जो है इसमें कौन सा है, तो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश जो है आकांक्षी श्रेणी में है। तो ध्यान रखिएगा, अपना बिहार जो है, उत्तर प्रदेश अपना जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, सबसे आकांक्षी श्रेणी में है। भारत में यूएनसीसीडी के तहत जो है सीओपी 14 की मेजबानी की, जिसमें दिल्ली घोषणा यानी कि भूमि में निवेश अवसरों का खोलना भी अपनाया गया था। यानी कि सीपीओ, ध्यान रखिएगा, सीओपी यानी कॉप 14 की है, जिसकी मेजबानी की गई थी, जिसमें दिल्ली से घोषणा की गई थी कि भूमि में निवेश किया जाए और अवसरों का खोलना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से सिचुएशन बदल रहा है, अब जो है अवसरों को ज्यादा से ज्यादा जो है भाग में खोलना जरूरी है। नेक्स्ट जो है मैड्रिड में यूएनएफसीसी के अंतर्गत सीओपी यानी कि कॉप 25, इसको थोड़ा सा पार्ट को समझते हैं। कॉप 25 है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने पेरिस समझौता को लागू करने का अपना संकल्प को दोहराया। भारत ने संकल्प किया, भारत ने बताया कि पेरिस समझौता जो है इसको फिर से दोहराया जा सके, जिससे कि हमारी जलवायु परिवर्तन जो है संतुलित रह सके। नेक्स्ट जो है सीओपी 25 में नियमों, ये तो थोड़ा सा मिटा हुआ दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नियमों में जलवायु परिवर्तन समाप्ति, विकासशील देशों के पक्षों के द्वारा विकसित देशों में क्रियान्वयन उपायों को अपनाया गया तथा लागू करना शामिल किया गया। कहने का मतलब सीओपी में ये निर्णय लिया गया, एक तरीके से निर्णय लिया गया, जिसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन को समाप्त किया जाए, विकासशील देशों के पक्षों के द्वारा जो है विकसित देशों के क्रियान्वयन उपाय को अपनाया जाए। जिस तरीके से विकासशील देशों पे दिन प्रतिदिन लोड बढ़ता जा रहा है, ऐसे कंडीशन में विकसित देश आगे आए और विकासशील देशों की जो जरूरतें हैं उसको पूरे करें, जिससे कि जलवायु परिवर्तन जो है कंट्रोल में रह सके, नियंत्रण में रह सके। और इसके लिए जो है कुछ नियम और शर्तें जो है लागू किया जा सके। अब वन और वृक्ष कवर, ये क्या है, इसको थोड़ा सा पकड़िए। वन तथा वृक्ष कवर वृद्धि के साथ ही यह 80.73 मिलियन हेक्टेयर हुआ। वन और वृक्ष कवर के साथ में, इस पॉइंट को थोड़ा सा पकड़िएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देश में जो है 24.56% भौगोलिक क्षेत्र पर इसका विस्तार हुआ है। कितने क्षेत्र पर है विस्तार वन का देश में, तो 24.56। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका, कई बार, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कृषि अवशेषों को जलाने से प्रदूषण स्तर पर वृद्धि और जो वायु है उसकी गुणवत्ता में गिरावट अभी भी चिंता का विषय हो गया। जिस तरीके से पराली का जलाया जाता है, यानी कि ये भी कृषि अवशेष है, पराली को जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती जाती है और वायु की जो गुणवत्ता है उसमें भी ह्रास होना शुरू हो जाता है, यानी कि गिरावट आना शुरू हो जाता है, जो चिंता का एक बहुत बड़ा आज के डेट में एक मुद्दा बना हुआ है। यद्यपि विभिन्न प्रयासों के कारण जो है कृषि अवशेष को जलाने की घटना में कमी आई है। कई तरीके का इसमें किया गया है कि आप जो है अगर पराली को या किसी भी अवशेष को, कृषि अवशेष को अगर आप खेतों में जलाते हैं तो इससे जो है सब्सिडी नहीं मिलेगा। ये बिहार सरकार का ऑर्डर है, तो यहां पे ये भी जोड़ के बता सकते हैं कि सब्सिडी जो आपको मिल रही है बिहार सरकार की, वो जो है मिलना बंद हो जाएगा बिहार में। और कई क्षेत्रों में ऐसा है जिसमें निगरानी की जा रही है, जिसमें क्या सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें बहुत ऐसे जो मुद्दे हैं कि अगर जो किसी पदार्थ को अगर आप खेतों में जलाते हैं तो उसके लिए जो है बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कठोर नियम है, नियम ही नहीं कठोर नियम है, जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। सदस्यों देश ने 30 फेलोशिप को संस्थागत बनाकर सहायता की है। 30 फेलोशिप जो बनाया गया है, इसमें जो है अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके। इसमें 30 जो देश सदस्य हैं। इसमें क्या है, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया या कह सकते हैं एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, दोनों कह सकते हैं। इसमें $2 बिलियन का ऋण और एएफडी फ्रांस ने $1.5 बिलियन का ऋण दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया जो है $2 बिलियन का इसमें ऋण दिया गया और एएफडी फ्रांस ने $1.5 बिलियन का ऋण दिया गया। सौर जोखिम समाप्ति जैसे कार्यक्रम के द्वारा जो है इंक्यूबेटर लगाया गया, जिससे कि सौर जोखिम जो है इसकी समाप्ति को हटाया जा सके। इसके लिए कार्यक्रम जो है इंक्यूबेटर लगाया गया। 116 मेगावाट सौर और 2.7 लाख सौर जल पंपों का कुल मांगों के लिए उपाय जो है विकसित करके एक्सेलेरेटर के थ्रू जो है इसमें लगाया जाएगा। 116 मेगावाट सौर और 2.7 लाख सौर जल पंपों की जो है मांग को पूर्ति करना है। बस इसको ध्यान रखना है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 65th का एग्जाम देने वाले हैं और जो लोग 66 का मेंस देंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बनने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है। अब कृषि तथा खाद्य प्रबंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसमें भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार अवसर के लिए कृषि पर निर्भर होता है। अगर भारत की आबादी को देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा आज भी जो है करीब करीब 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं जो है कृषि पर ही आधारित है। उनका जीवन बसर जो है कृषि पर ही होता है, उनका रोजगार जो है कृषि पर ही डिपेंडेंट होता है। देश में कुल मूल्यवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर कृषि क्षेत्रों में अधिक वृद्धि के कारण कम हो रही है। कहने का मतलब है देश में जिस तरीके से कुल मूल्यवर्धन जो कि जीएवी के कृषि और संवर्धन क्षेत्र, इनकी हिस्सेदारी जो है गैर कृषि क्षेत्र के अधिक वृद्धि के कारण कम हो रही है और यह जो है विकास जो प्रक्रिया है इसका स्वाभाविक परिणाम है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट, कृषि वानिकी और जो है मछली पालन क्षेत्र में 2019-20 के जो बेसिक मूल्यों पर जो है जीवीए 2.8% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, किसमें, कृषि वानिकी और मछली पालन में 2.1% की वृद्धि हुई है। बस इसको जानने का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। कृषि में मशीनीकरण के स्तर में कम होने से कृषि उत्पादन में बाधा हुआ ही होगा। भारत में कृषि में मशीनीकरण का 40% ही है, जो कि चीन में 59% है, ब्राजील में 75% है, से काफी कम है। कहने का मतलब है जब तक आप मशीनीकरण नहीं करेंगे, जब तक साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे जिस भी क्षेत्र में, वो क्षेत्र कभी भी वृद्धि नहीं होगा। अगर भारत का देखें तो कृषि में मशीनीकरण का उपयोग जो किया गया, यानी साइंस टेक का उपयोग किया गया, सिर्फ 40%। वहीं जो अगर हम चीन को देखते हैं तो करीब करीब 60% और ब्राजील को देखते हैं उसका तो खैर कहना ही नहीं है, 75% है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत में कृषि है उसमें साइंस टेक का प्रयोग जो किया गया है, मशीनरीकरण का प्रयोग किया गया, सिर्फ 40% ही है। जबकि होना क्या चाहिए, जितनी बड़ी जनसंख्या है कम से कम 80% मशीनरी का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ आधा प्रतिशत है। अगर आधा प्रतिशत ऐसी स्थिति होगी तो इतनी बड़ी आबादी के थाली में भोजन कैसे परोसा जाएगा, यह एक जो है मुद्दा का विषय बना हुआ है। और इसके लिए जो है जितना जल्दी हो सके सोचने का काम किया जा सकता है और इस पर जो है उससे कई गुना ज्यादा जो है इस पर काम शुरू कर देना होगा। तभी जाके हम हिंदुस्तान के हर घर में हर लोगों के थाली में भोजन को परोस सकते हैं। चलिए, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में असमानता है। कृषि ऋण की जो क्षेत्रीय वितरण हो रहा है ना, उसमें असमानता देखी जा रही है, जिससे क्या किसानों की कमर को तोड़ दी है। किसी क्षेत्र में कम जो है उस पर ऋण लगता है और किसी में जो है अधिक लगता है, तो कहीं ना कहीं असमानता है। और यही असमानता जो है कृषि के अंदर जो है कहीं ना कहीं असंतोष की भावना पैदा कर देता है और जिससे लोग क्या करते हैं, कृषि को छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करने पे जो है अपने आप को जो है रोक नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इस असमानता का हटना बेहद जरूरी है। पर्वतीय और पूर्वतीय राज्यों में कम ऋण जो है होना चाहिए, यानी कि कुल कृषि ऋण का वितरण का 1% से भी कम है, जो कि पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में। ध्यान रखिएगा,
लाखों ग्रामीण परिवार में पशुधन आय दूसरा महत्वपूर्ण आय का साधन है। लाखों जो ग्रामीण परिवार जो ग्राम में रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, उनका जो है आय का दूसरा साधन जो है वो पशुधन है, यानी पशुओं को जो पालना है, जो महत्वपूर्ण आय का उनका साधन है। इसी पे उनका जो है पूरा जीवन बसर गुजर होता है। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये सारी बातें जो है, अगर किसान की जो आय है उसको लक्ष्य जो है पूर्ति के कि किसी तरीके से दुगना किया जाए, तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो है ये सब पॉइंट जो है योगदान करेंगे। नेक्स्ट जो है, पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र में यानी कि CAGR के 7.9% की दर से बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर देखा जाए तो 7.9% की दर से बढ़ रहा है। 2017-18 की समाप्ति, पिछले 6 वर्षों के दौरान अगर देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 2017 और 18 में देखा जाए तो औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है लगभग 5.6% है। बस इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2011-12 के मूल्यों में 2017-18 में GAV में विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी जो है 8.83% और 10.66% रही है। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, फिर भी आर्थिक समीक्षा के निम्नलिखित उपाय खाद्य सुरक्षा की स्थिति को स्थिर बनाने पर बल दिया गया। यह तो सही है कि जनसंख्या में जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। कमजोर वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वही तो कमजोर वर्ग होंगे, और इनकी स्थिति को बनाए रखना जो है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, इसके लिए जो है निम्नलिखित पॉइंट पे जो है मुद्दे पे बल देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो है बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडी बिल की जो है समस्या को सुलझाया जाए। जिस तरीके से खाद्य सब्सिडी बिल जो बढ़ती जा रही है, इसकी जो समस्या है, इसके अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए। दूसरा जो है NFFA, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, NFSA के अंतर्गत दरों और कवरेज में क्या करना है, संशोधन करना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही स्थिति को सुधारा जा सकता है। जो समाज में सबसे दबे कुचले या फिर कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति को जो है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थिति से उबारा जा सके। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था आर्थिक समीक्षा 2019-20 की जो प्रमुख बातें थी, उस बात की हमने चर्चा कर दिया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, जितनी ज्यादा बार हो सके आप इसको देखिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और कैसा लगा वीडियो ये हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे आपको, केंद्रीय बजट 2021-22। ये केंद्रीय बजट अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा है, कम से कम 2 दिन 3 दिन का लेक्चर चलेगा इस पे, लेकिन हम 2-3 दिन का नहीं बल्कि 10 से 15 मिनट का लेक्चर लेके आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आयोग की नजर में, वही पॉइंट आपके सामने रखेंगे और आपको देखने में भी मजा आएगा। और अगर क्वेश्चन वहां निकलेगा तो वहीं से निकलेगा, और बनेगा तो आपसे जरूर बनेगा। इसके साथ साथ में दोस्तों, मैं जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं और बोलने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही जैसे मैं आपको प्यार करता हूं। तो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बस इसलिए नहीं क्योंकि मेरा फायदा हो जाएगा, इसीलिए उनका फायदा हो जाए जिनकी आर्थिक स्थिति वाकई में कमजोर है। वो पटना, मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज में जाके लाखों रुपया नहीं बहा सकते हैं, उनके लिए आप गॉडफादर बनिए। थैंक यू, नमस्कार।